नमस्कार, हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे यानी अनुष्का शर्मा के साथ। कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए जोर शोर से वैक्सीनेशन का दौर जारी है। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर कंफ्यूजन के बीच जानना जरूरी है कि इसके लिए क्या तैयारी करनी है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसी को देखते हुए हेल्थ बुलेटिन ने नवकार हॉस्पिटल के हेड डायरेक्टर डॉक्टर मनीष कुमार जैन से बातचीत की है। आप भी जानिए उन्होंने तीसरी लहर के बारे में क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कोविड या कोरोना 19 वायरस, ये दो शब्दों से आज ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है जो शब्द है, क्योंकि संसार के अधिकतर देशों को, अधिकतर नागरिकों को इसने जो अपनी गिरफ्त में लिया है और जो दिक्कतें पैदा की है उससे आप और हम सब अच्छे से बिल्कुल परिचित हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जैसे कि ये इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ, स्पेशली लोग कहते हैं और ऐसा ही धारणा भी है कि चाइना से एक लेबोरेटरी से इसका एक परीक्षण चल रहा था, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वहाँ से वायरस का विस्फोट जो हुआ उसके बाद ये इटली पहुँचा, इटली से दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचा, यूएस में, यूके में, इंडिया में 2020 के स्टार्टिंग में जनवरी में आई थिंक इसके केसेस आना स्टार्ट हुए थे। शुरू में तो हमने इसको लाइटली लिया क्योंकि हमें पता भी नहीं था कि इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, इसके लक्षण क्या होंगे। बाद में लोगों को सांस में लेने में दिक्कत पैदा हुई, खांसी, बुखार और निमोनिया बन गया, बहुत से लोग वेंटिलेटर पे पहुंच गए। तब लगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, ये क्या, कौन सी बीमारी ऐसे आ गई संसार में। तो फिर साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसे परीक्षण किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और कोविड-19 नाम की महामारी घोषित की गई। महामारी इसलिए क्योंकि पूरे संसार में फैली है, उसे महामारी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम पैंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में एक साथ फैलती है, वो पैंडेमिक कहलाती है। एंडेमिक जो होती है वो एक छोटे एरिया में होती है, जैसे एक कॉलोनी मान लो या छोटी सिटी का एक पार्ट मान लो। एपिडेमिक होती है जो एक शहर में हो गई या 2 शहरों में हो गई या 3 शहरों में हो गई, उसे हम एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक का। तो उसके बाद पता लगा कि शुरुआत में ये पता नहीं लग पाया कि इसमें इलाज क्या दें हम। खांसी है, सांस है, इन्फेक्शन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, लोगों के ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गए, उनके एक्सरे कराए, सीटी स्कैन कराए तो उनके निमोनिया के पैचेस आ गए बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट भी अलर्ट हुई हमारी और भारतीय सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया उसमें। हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी ICMR ने, हमारी ड्रग कंट्रोलर संस्था ने मिलकर इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ की खोज की गई और वैक्सीन की जो परीक्षण स्टार्ट किया गया, जैसे हम ट्रायल्स बोलते हैं। और इस संसार में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने जल्दी ट्रायल के बाद वैक्सीन आ गई मार्केट में। अभी सोचिए, जो कुछ वैक्सीन आई है और वैक्सीन को लोगों ने लगाया भी, और इसकी जो पहली लहर थी जो उसमें लोगों को काफ़ी इन्फेक्शंस हुए, लोग ठीक भी हुए, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद लोगों को, हमको इलाज का एक पर्टिकुलर इलाज पता लग गया कि इसमें ये इलाज देंगे हम, इसमें ये एंटीबायोटिक देंगे हम, या इसमें कुछ विटामिन देंगे या कुछ स्टेरॉइड्स का रोल भी है। तो एक कंक्लूजन निकला डॉक्टर्स का, आपस में डिस्कशन करके, कुछ सेमिनार्स भी है, क्योंकि इस टाइम पे सेमिनार्स वगैरह भी सब ऑनलाइन हो रहे थे, वर्चुअल मीटिंग्स ही हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा था मिलने से, मीटिंग से, तो उसमें मुश्किल था कि हम ट्रैवल करते हैं और लोगों की काफ़ी जॉब वगैरह में डिस्टर्बेंस हुए और लोगों की जो शॉप्स और कुछ भी जो उनके बिजनेस वगैरह थे उसमें बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि कोविड ने लोगों पे हर एस्पेक्ट पे अटैक किया, जैसे कि इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, क्योंकि लोगों ने के पास जो प्रॉब्लम हुई, इन्फेक्शन हुए, तो उनको जो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत पैदा हो रही थी, सांस में दिक्कत हुई थी, उससे उनको साइकोलॉजिकली इतना दिक्कत हुई, उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को की डेथ होते देखी। तो हम समझ सकते हैं वो किस टॉर्चर से गुजर रहे होंगे। जैसे तैसे करके इन्फेक्शन कंट्रोल किया गया, वैक्सीन को लॉन्च किया हमने और बहुत अच्छे से कंट्रोल भी किया उसको हमने। पर चूंकि किसी वायरस की या किसी बैक्टीरिया की ये फितरत होती है, ये नेचर होती है कि वो अपने आप में बदलाव करता है, उसको उसमें एग्जिस्ट करना पड़ता है समाज में, उस जगह पे कि वो इन्फेक्शन को नए रूप में पैदा करे। तो इसकी दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में जो प्रेजेंटेशन थे वो प्रेजेंटेशन थोड़े से अलग हो गए पहली लहर से। कैसे? पहले जैसे सांस में दिक्कत ज़्यादा थी, इन्फेक्शन था, तो सांस में दिक्कत अभी भी थी, लेकिन अब जैसे लूज मोशंस, पेट में इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस, ब्रेन में स्ट्रोक होना, ऐसे मल्टीपल इन्फेक्शंस होने पैदा हो गए पेशेंट्स को। और जो दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया, उसका हम सब गवाह हैं इस चीज़ के कि किस तरह से हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को हमने खोया है। और ऑक्सीजन की जो क्राइसिस हुई थी उस टाइम पे, बेड्स की जो क्राइसिस हुई थी, उसको हम भली भांति परिचित है इस चीज़ से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक उधर डिमांड और सप्लाई रेशो होता है। पेशेंट इतने ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया कि हमको वो कम पड़ गई चीज़ें, ऑक्सीजन कम पड़ गया हमको हमारी बेड की फैसिलिटीज़ कम पड़ गई, इसलिए उसको भी हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। हमने मिलके, हमारे NGOs ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे ऑफिसर्स ने, पब्लिक ने सबने मिलकर इतना अच्छा उसको कंट्रोल किया कि हम सेकेंड वेव से भी उबर पाए अच्छे से। और धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस जो बंद पड़े थे वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुए। पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो जब भी वायरस या बैक्टीरिया अपने आप म्यूटेशन पैदा करता है तो अपने आप में बदलाव पैदा करता है, उसकी प्रेजेंटेशन अलग तरह के हो जाते हैं। तो अभी ओमिक्रॉन की हम बात कर रहे हैं, थर्ड वेव जिसे हम बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आ गई है, आई है।
बड़ा कन्फ्यूजिंग एक थर्ड वेव आ गई है, आई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी वायरस होता है, जब वो इन्फेक्शन करता है तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है समाज में, पूरे सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। एटलीस्ट 70% लोगों को जब इन्फेक्शन हो जाएगा या वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो वो हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी और हम इन्फेक्शन से बचे जाएंगे। पर हमने बीच में हम शायद थोड़े लापरवाह हो गए, कुछ फेस्टिवल्स भी आ गए, हमने ध्यान नहीं दे पाए, मास्क को यूज़ करना था, इसके अंदर सैनिटाइज़र यूज़ करना था, हमको थोड़ा आइसोलेट रहना था, एटलीस्ट हमको बड़े बड़े फंक्शंस को तो अवॉइड करना ही था। तो ये थर्ड वेव जो हम कह रहे हैं ओमिक्रॉन की वेव है, ये स्टार्ट हो गई आना, और अभी कुछ पेशेंट्स वापस बढ़ गए एकदम से, और ये चिंता का विषय है। क्योंकि अब दूसरा भी ये भी एक बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन असर कर रही है थर्ड वेव पे। तो जैसे मैं अभी कुछ पेशेंट देख भी रहा हूँ मैं, और कुछ पेशेंट्स की हमने हिस्ट्री ली, तो हमने ये देखा और ये पाया कि जो पेशेंट्स को वैक्सीन लगा है वो पेशेंट ज़्यादा सेफली रह रहे हैं, बच रहे हैं, उनको इन्फेक्शन उस कदर उस लेवल तक नहीं हो पाया है। पर हाँ, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, बच्चे सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं। बच्चों में हालांकि इन्फेक्शन होता है और उनको प्रेजेंटेशन नहीं होते, उनकी दिक्कतें इतनी नहीं होती है, उनको जुकाम, खांसी, बुखार, न्यूमोनिया कम होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, पर वो स्प्रेडर का काम तो अच्छा करते हैं, मतलब वो फैला देते हैं इन्फेक्शन को। तो हमें बिल्कुल यहाँ पे कुछ स्टेप्स को वापस से रिव्यू करने की ज़रूरत है। हम क्या रिव्यू करें, हमें वापस से कुछ जो गेट टुगेदर्स बढ़े, हमारे फंक्शंस हैं, उनको हम थोड़ा कंट्रोल करें, हम हमारी मीटिंग्स कम करें, हम थोड़ा सा हम एहतियात बढ़ते हैं, वैक्सीनेशन को और प्रॉपर करें, और साइंटिस्ट डॉक्टर्स का भी वापस से रिसर्च करें इस चीज़ पे कि नई वैक्सीन या वैक्सीन में कुछ बदलाव की ज़रूरत है क्या, और जीनोमिक स्टडी करें। जैसे कोई एरिया है वहाँ पे एक नए पेशेंट्स आ गए, फर्स्ट टाइम आए जैसे, तो हमको उन पेशेंट्स की जीनोमिक स्टडी करनी चाहिए कि वो वायरस का स्ट्रेन क्या है, उस वायरस का सीवियरिटी कितनी है, वो कितना सीवियरिटी से इन्फेक्शन कर पाएगा, या पेशेंट को क्या दिक्कत आएगी। हालांकि हमारी सरकार बिल्कुल कर रही है, जीनोमिक स्टडी भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमने फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव हमने उससे भी खतरनाक देखी, और हम सब यही प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि थर्ड वेव उतनी खतरनाक नहीं आए, और ये कॉमन इन्फेक्शन जैसा बन के रह जाए, जुकाम खांसी जैसा होता है, जैसा स्वाइन फ्लू होता है, उस तरह से बन के रह जाए, और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ध्यान रखें, और जो एहतियात डॉक्टर्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं, गवर्नमेंट हमारी बताती है, उस सबको फॉलो करते रहें। थैंक यू, नमस्कार।